जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपकी वर्कशीट्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है, आपका अध्याय 8 साइंस का, विज्ञान का, वो चल रहा है, वो कंप्लीट हो गया है हमारे पास। तो उसकी एक फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने उसके अंदर किया था। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। उसके लिए आपने जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही नाम जो है वो टेलीग्राम के ऊपर जाके सर्च करना है, वहाँ से आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास तत्व होते हैं, ठीक है, उनको हम सबसे पहले देखते हैं, उनकी जो अवस्था होती है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले भौतिक अवस्था दो तरह की होती है, एक तो विराम अवस्था और एक गति अवस्था। विराम अवस्था यानी कि आपकी कोई चीज़ या तो खड़ी है या आपकी कोई चीज़ जो है वो चल रही है, ठीक है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप खड़े हो, बैठे हो, या आप चल रहे हो, दो चीज़ें होती है ना, ठीक है। तो अब क्या होता है, उन दो आगे जो होती है हमारे पास गति अवस्था, उसको आगे दो भागों के अंदर जो है वो विभाजित किया जाता है। उसमें होती है एक समान गति और असमान गति, कि आप क्या कर रहे हो, एक तरह से चल रहे हो। जैसे आपकी कोई कार है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है, या आप हर एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है, तो वो होती है एक समान गति। या आप क्या करते हो, पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर चले, ठीक है, दूसरे एक घंटे में 15 किलोमीटर चल लिए, तीसरे 2 घंटे के अंदर आपने 20 किलोमीटर निकाल लिए। तो ऐसे जब आप चलते हो ना, कि जब आपका टाइम भी बराबर नहीं होता और उसमें तय की गई दूरी भी बराबर नहीं होती, तो उसको बोलते हैं असमान रूप से गति करना, ठीक है। अब असमान जो गति होती है उसको देखिए, एक समान के अंदर तो आ गया ना, कोई चीज़ बदलेगी नहीं। एक समान होने का मतलब सब एक जैसा है, ठीक है, समय भी वैसा ही है, आपका टाइम भी वैसा ही, आपकी दूरी भी वैसी ही है, ठीक है। अब असमान गति जो है उसके आगे फिर दो चीजें होती हैं। एक तो त्वरण गति होती है, कि एक आप क्या करते हो, असमान गति में लगातार अपनी जो स्पीड है, अपनी जो वेलोसिटी, अपना वेग जो है या अपनी चाल जो है, उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हो। बढ़ाते जाने का मतलब क्या होता है, पहले एक घंटे में आप 10 किलोमीटर चले, ठीक है, दूसरे एक घंटे में आप दूसरे 2 घंटे में आप 40 किलोमीटर चल लिए, उसके आगे 3 घंटे में आप 60 किलोमीटर चल गए। तो 10, 40 और 60 ये बड़ा बड़ा बढ़ता जा रहा है ना। इसका मतलब होता है त्वरण गति। वैसे ही आप क्या करो कि पहले एक घंटे में आप 10 किलोमीटर चले थे, दूसरे में आप थक गए तो आपसे 5 ही चले गए, आगे 2 घंटों में आप 5 किलोमीटर चले, और उससे आगे 3 घंटों में आप 7 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये कम हो रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है। यानी कि अगर एक और एग्जाम्पल लें, तो पहले एक घंटे में मान लो आप 20 किलोमीटर निकाल लिए, उसके बाद 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर ही चले, फिर आप 3 घंटे में 5 किलोमीटर ही चले। तो ये 20 से 10 पे आ गए, 10 से 5 पे आ गए, धीरे धीरे करके रुक जाओगे, उसको बोलते हैं मंदन गति, यानी कि मंद पड़ जाना, चाल का धीमा हो जाना। त्वरण का मतलब क्या है, लगातार बढ़ता जाना, ठीक है। अब त्वरण गति होती है समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति। अब एक चीज ये भी होती है कि आप जो उसको बढ़ा रहे हो, वो एक जैसे अनुपात के अंदर बढ़ा रहे हो या अलग अलग अनुपातों में बढ़ा रहे हो। यानी कि पहले एक घंटे में मान लो आप 20 किलोमीटर गए थे, दूसरे 2 घंटों में आप 40 किलोमीटर जा रहे हो, फिर 3 घंटों में आप 60 किलोमीटर जा रहे हो, तो 20-20 का फर्क आ रहा है ना सब में। तो ये होता है समान त्वरणीय गति। वैसे ही अगर ये 20-20 ना हो के कहीं पे 20 से 30 हो जाता और 30 से 25 हो जाता, 25 से 45 हो जाता, तो ये हो जाता आपका असमान त्वरणीय गति। मतलब बढ़ेगी पर असमान रूप से बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में है समान मंदित गति, मतलब कि आप धीरे हो रहे हो, ठीक है, एक समान धीरे हो रहे हो। पहले आपने 10 मिनट गए थे, उसके बाद में 5 मान लो आप 7 गए, फिर 7 से 3 और कम कर दो, 4 किलोमीटर गए, 4 से 1 किलोमीटर गए, तो हर एक में 3-3 का फर्क आ रहा है। वही अगर ये 3-3 का फर्क ना, कहीं पे 4 कहीं पे 5 का फर्क आता, तो आपका क्या हो जाती, असमान मंदन गति जो है वो हो जाती, ठीक है। उसके बाद देखिए गति के समीकरण, ये हमने किया था। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT का वर्ग, तीसरा होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग जमा 2as प्लस 2as, ठीक है। अब गति का प्रथम समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। ये जो दूसरा समीकरण है ना, इसको वृत्तीय गति भी कहा जाता है, या एक त्वरित गति जो है वो भी कहा जाता है। वृत्तीय गति क्या होती है, जो एक वृत्त के अंदर जब कोई चीज चलती है, यानी कि जब एक सर्कुलर पाथ के अंदर गोल गोल आपकी चीज कोई चल रही है, एक वृत्त के ऊपर ऊपर कोई चीज आपकी चलती है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं।
अब विराम अवस्था देखिए, कोई वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु की सापेक्ष कोई बदलाव न हो रहा हो। मान लो आप किसी पेड़ के पास खड़े हो, ठीक है, आप पहले 9 बजे भी वहीं पे खड़े थे, 10 बजे भी आप वहीं पे खड़े हो, तो उस पेड़ के अपेक्षा में आपने अपनी जगह नहीं बदली, इसका मतलब आप 9 बजे से लेकर 10 बजे तक विराम अवस्था में हो। वही आप क्या करो कि 9 बजे आप पेड़ के पास खड़े थे, 10 बजे आप पेड़ के आसपास नहीं दिख रहे हो, तो आप किस में हो? गति अवस्था में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए गतिज अवस्था क्या होती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, यानी किसी एक बिंदु के अपेक्ष यानी सापेक्ष, यानी कि वो पेड़ जो हमने मान लिया, तब यह गति अवस्था में कहलाई जाती है। यानी कि आपकी स्थिति जो है, आपकी जगह जो है, उसके अंदर बदलाव हो जाना चाहिए समय के साथ, तो आप गति अवस्था में हो। अगर समय के साथ आपकी उस स्थिति के अंदर बदलाव नहीं होता है तो आप विराम अवस्था में हो, ठीक है। गतिज अवस्था के जो प्रारूप होते हैं वो देखिए, सबसे पहला हमारे पास होता है घूर्णन गति, रेखीय गति और कंपन गति। घूर्णन गति मतलब गोलाकार पथ के ऊपर घूमना, जो घूमती हुई आती है, ठीक है। रेखीय गति मतलब एक सीधी रेखा के अंदर जब चलता है, ठीक है। और कंपन गति मतलब ऐसे वाइब्रेट होकर नहीं चलता। कई बार आपके फोन के ऊपर फोन आता है तो वाइब्रेशन अगर स्ट्रांग होता है तो फोन आपका वो टेबल के ऊपर लगातार खिसकता जाता है, उसको बोलते हैं कंपन गति, ठीक है। उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी ये पेपर में आती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा न हो तो उस भौतिक इकाई को अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल और दूरी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। उन चाल की कोई भी जो है वो दिशा नहीं होती है, ना दूरी की कोई दिशा होती है, आप जिस मर्जी दिशा के अंदर जा सकते हो। वैसे ही सदिश राशि क्या होती है, इन भौतिक इकाइयों का मोल एवं दिशा दोनों ही होती हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन। वेग क्या होता है, एक विस्थापन होता है कि आप ए से बी जा रहे हो, ठीक है। ए से बी आपको डायरेक्शन दे दी, जैसे आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चलिए, वो तो हो गया आपका विस्थापन। अगर आपको बोल देते कि 5 किलोमीटर चलो तो वो होगी आपकी दूरी। आप कहीं पे बोल दो कि मेरी कार जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व की तरफ चली है, ईस्ट की तरफ चली है, तो वो हो गया आपका वेग। और आप बोल दो कि मेरी कार जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से किधर भी चल रही है, तो वो हो जाती है आपकी चाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम देके बहुत अच्छे से समझाया हुआ है दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखें, हमने ए से बी के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये देखो, एक तो आपको ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। ये हो सकती है आपकी दूरी। ये प्रारंभिक स्थिति जो है वो ए है और अंतिम स्थिति हमने बी पे आना है। यह वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा चला गया है, यहाँ से ऐसे होके जो है हमारी वस्तु जो है वो आई है, तो वो जो वास्तविक पथ होता है उसको बोलते हैं दूरी। और जो न्यूनतम पथ होता है, यानी कि कम से कम दूरी जो हमारी वस्तु तय करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, उसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। वास्तविक पथ जो कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि इसका सिर्फ मोल है, इसकी दिशा नहीं होती है। उदाहरण आपको दिया, रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब 65 किलोमीटर किधर भी चल सकता है, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जा सकता है। अब विस्थापन देखो, किसी वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होती है। उद्देश्य, रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चला। अब घंटाघर बता दिया, अब घंटाघर से दक्षिण पश्चिम की ओर जो रमेश है वो 65 किलोमीटर चला। इधर रमेश किधर भी 65 किलोमीटर जा सकता था, ठीक है, दूरी के केस में। तो विस्थापन का मोल 0 हो सकता है यदि कोई वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो। मान लो अब रमेश जो है वो घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चला और थोड़े टाइम बाद में वापस वो उसी 65 किलोमीटर चल के वो घंटाघर पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो विस्थापन है ना वो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे गोलाकार पथ में होता है, गोलाकार पथ में क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति थी ए से चल के जब हमने सर्कल को पूरा करना होता है, आप सर्कल बनाते हो ना, आप वृत्त बनाते हो, तो ऐसे प्रकार को यहाँ पे मान लो रखा है, तो पूरा बनाने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे प्रकार को घुमाओगे और यहाँ पे वापस लेके आओगे। तो यहीं से बनाना शुरू किया था और यहीं पे खत्म किया है, तो आपकी जो प्रकार है, जो आपकी कंपस है, उसका विस्थापन कितना हो गया, 0, क्योंकि ए से ही चले थे और ए पे ही वापस आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कितनी है, ए, और इसका वृत्त जो हमें दिया हुआ है उसका व्यास कितना है और अर्धव्यास हमें दिया हुआ है r। तो कुल दूरी कितनी होगी, 2πr, सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का 2πr दूरी होगी। कुल विस्थापन कितना हो गया, 0, ठीक है।
उसके बाद आगे बात करते हैं। ये आपको दिया हुआ दूरी और विस्थापन के अंदर अंतर, ये आपका क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी अच्छे से लिख सकते हो। वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच चलती है का मापन उसकी दूरी कहलाती है। विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी का मापन होता है। उसके बाद में है, यह एक अदिश राशि होती है दूरी, और विस्थापन एक सदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, उसके आगे हमेशा प्लस का साइन आता है या कोई साइन नहीं आता है, और ये कभी भी जीरो ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये जो विस्थापन है ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और शून्य भी हो सकती है। दूरी किसी रेखीय पथ पर विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है। दूरी जो है ना वो विस्थापन से ज़्यादा हो सकती है और उसके बराबर हो सकती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है विस्थापन, ये दूरी के मापन के बराबर या उससे कम होता है, यानी कि छोटे से छोटा रास्ता हमने चलना है ना, तो या तो दूरी के बराबर होगा या उससे कम होगा। जैसे आपको नीचे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ एक प्रश्न दिया है, यदि कोई एक वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चलती है, मतलब अर्ध आधा गोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको 10 मीटर दे रखी है और यह प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए और बी हैं, तो उस वस्तु की तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो अब ये भी मैंने आपको बताया था, दूरी किसके बराबर होगी, 2πr। 2πr यानी कि r आपको दिया हुआ है 10 मीटर, पाई आपको पता है 3.14 होता है। ये था पूरे सर्कल का, हमारे पास है आधा सर्कल, तो सर्कल का आधा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा, πr। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 22/7 होती है, वहां पे लिख दो, वहां पे रखोगे तो आपके पास आ गया 31.4 मीटर। ये तो आ गई दूरी। अब कुल विस्थापन कितना होगा, विस्थापन तो ये हो गया, छोटी से छोटी दूरी तो ये तय कर सकती है, तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। एक समान गति और असमान गति की बात करते हैं। एक समान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति का विचरण होता है। यानी कि पहले 1 घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर गए हो तो दूसरे में भी 5 जाओगे, तीसरे में भी 5 जाओगे और चौथे में भी 5 जाओगे, जब तक आप अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो आपका जो दूरी समय ग्राफ बनेगा, SOT का जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी जो आपकी यहाँ से मूल बिंदु से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद में यदि आपकी कोई वस्तु, अब ये देखो एक समान रूप से चल रही है और हमारा जो वेग होता है ना वो होता है दूरी के अंदर बदलाव बटा समय के अंदर परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अब दूरी में तो परिवर्तन हो नहीं रहा था क्योंकि हर बार 5-5 ही चल रही थी वो, और समय भी 1-1 घंटे का ही चल रहा था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ कैसा आएगा, एक समान गति का, एक ऐसी रेखा जो हमारी टाइम वाली यानी कि x जो अक्षांश है हमारा या x जो है उसके समांतर होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए असमान गति, यदि कोई वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह एक समान असमान गति कहलाती है। पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर गए, दूसरे आगे 2 घंटों में आप 15 किलोमीटर चले गए, तीसरे घंटे में या आप बोलो कि चौथे घंटे के अंदर आप 20 किलोमीटर ही गए और 5वें घंटे के अंदर आप 21 किलोमीटर ही गए, तो ये एक असमान दूरी आ जाती है, ठीक है। तो असमान दूरी 2 तरह की होती है, त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति, यदि कोई वस्तु समय के साथ लगातार बढ़ती रहे, यानी कि उसके अंदर आपकी जो दूरी है वो लगातार बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले 10 से फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 ऐसे बढ़ती जानी चाहिए। मंदन गति में लगातार घटती रहे, यानी कि 10 थी तो 8 हो जाए, फिर 6 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 1 हो जाए, ऐसे कम हो जाना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चाल की। गति के दर का मापन चाल कहलाता है। वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त की जाती है। तो चाल क्या होती है, चली गई दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि होती है जिसका केवल मापन होता है, यानी कि ये दिशा रहित होती है। इसको हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड से। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद में यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान रहकर बदलती है। अगर तो हमारे पास समान गति है तो चाल भी एक समान है, ठीक है। और अगर हमारे पास असमान गति है तो वस्तु की चाल एक समान नहीं रहती, वो बदलती रहती है। इस स्थिति में असमान स्थिति यानी जो है किसी वस्तु के उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है, अथवा यानी कि असमान जब हो जाती है तो हम एक औसत निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज से हम बता देते हैं कि उसकी चाल इतनी थी, ठीक है। औसत चाल असमान गति की स्थिति में वस्तु द्वारा चली गई चाल की एक निश्चित माप है। औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, ये भी हमने किया था।
किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दर प्रति सेकंड में करें यदि वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में पूरा करती है। तो 40 किलोमीटर है और इधर 5 घंटे है, हमने किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर अगर हम इसको निकालें तो सबसे पहले देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 40/5 हो जाएगी, क्योंकि दूरी बटा समय हमने करना होता है। तो दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर बटा 5, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब चाल मीटर पर सेकंड में अगर हम निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और उन मिनटों को हम फिर सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो नीचे आ गया 60 गुना 60 यानी कि 3600, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास उत्तर आ गया 2.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, रूपांतरण के जो कारण है हमारे पास, कभी भी जब आपने चाल किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड के अंदर अगर बदलना हो तो उसको आप गुणा कर दीजिए 5/18 से। ठीक है, कभी भी करना हो, चाहे इस न्यूमेरिकल की बात नहीं करते, कभी भी जब आपको करना हो तो आप इसको 5/18 से गुणा कर दें। अगर आपको चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो इसका उल्टा कर दिया, 18/5 से उसको गुणा कर दे। ठीक है, पता लग गया यहां तक आपको। उसके बाद में है वेग, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज तक हमने चाल तक कर लिया, अगले में हम पढ़ेंगे वेग, और वेग से रिलेटेड उसकी कुछ समीकरणों को देखेंगे जो हमने अभी पिछली वर्कशीट के अंदर हमारे डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेग के साथ और वेग के कुछ कंसेप्ट्स के साथ।